फर्स्ट ईयर की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मीनाक्षी बोरा, इतिहास व्याख्याता। आज आपको राजपूतों की पराजय के बारे में अपन पढ़ेंगे। वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से राजपूत इतने बहादुर सैनिक होते हुए भी पराजित हुए मुसलमानों के हाथों। राजपूतों की पराजय के कारण। पृथ्वीराज चौहान भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है, अतः उसकी पराजय का परिणाम ये हुआ कि भारत में सदैव के लिए हिंदू साम्राज्य नष्ट हो गया। उसके पतन के बाद जयचंद का विनाश और उसके कुछ ही समय बाद अन्य राजपूत नरेशों का विनाश हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि राजपूत जो भारत में युद्ध करने में सर्वाधिक वीर तथा रणबांकुरे होते थे, वे एक के बाद एक तुर्कों से परास्त होते चले गए। अतः हमारे मस्तिष्क में ये विचार आना स्वाभाविक ही है कि उनकी पराजय के क्या कारण थे। राजपूतों की पराजय के कारणों में भी हमें विभिन्न इतिहासकारों के भिन्न भिन्न विचार देखने को मिलते हैं। पाश्चात्य इतिहासकारों ने तो यह तक सिद्ध करने का प्रयास किया कि राजपूत नरेश मध्य एशिया के तुर्कों से युद्ध कौशल में हीन थे, कम थे। इसी प्रकार का सिद्धांत तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने प्रतिपादित किया है और उन मुस्लिम इतिहासकारों का भी सहारा पाश्चात्य इतिहासकारों ने लिया है। परंतु आधुनिक इतिहासकारों के अन्वेषण से यह सिद्धांत अधिक तर्कपूर्ण एवं तथ्यपूर्ण नहीं रहा है। उनकी विचारधाराएं और है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट, पाश्चात्य धारणा की सार्थकता, मतलब कि पाश्चात्य इतिहासकार अपने तर्क में कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। पाश्चात्य धारणा के प्रतिपादक में दो अंग्रेजी इतिहासकारों का नाम उल्लेखनीय है या उनका नाम लिया जाता है। फर्स्ट है लेनपुल तथा दूसरा है V.A. स्मिथ। लेनपुल का कहना है कि आक्रमणकारियों में संगठन तथा एकता थी और हिंदुओं में फूट थी। आक्रमणकारी उत्तर के रहने वाले थे और हिंदू दक्षिण के। आक्रमणकारी बहादुर जाति के और अच्छी जलवायु के निवासी थे। उनमें इस्लाम के लिए जोश था और धर्म की लूट का लालच था। यही हिंदू तथा आक्रमणकारियों में भेद था। इसी धारणा का समर्थन डॉक्टर स्मिथ ने किया है। आक्रमणकारी अच्छे योद्धा थे क्योंकि वे उत्तर के शीत प्रदेशों से आए थे। वे मांसाहारी थे तथा युद्ध कला में दक्ष थे। इन दोनों इतिहासकारों के कथन से स्पष्ट होता है कि आक्रमणकारी मुसलमान भारत के राजपूतों से इसलिए विजित हुए क्योंकि वे उत्तरी शीत प्रदेश के निवासी थे, मांस खाते थे तथा वे युद्ध कौशल में भी राजपूतों से अधिक दक्ष थे। उक्त दोनों इतिहासकारों के कथनों में कितना सत्य है, इसे जांचने के लिए हम तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं का आश्रय चाहिए। अरब के मुसलमान सिंध में 712 ईस्वी में आए थे, ठीक है, परंतु 712 से लेकर 1000 ईस्वी तक भारत पर कोई भी मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ। सिंध के आसपास के प्रदेशों के हिंदू लगभग 300 वर्षों तक अरब के मुसलमानों से संघर्ष करते रहे और उन्हें आगे बढ़ने से रोकते रहे। इतने लंबे काल तक किसी भी प्रदेश के निवासियों ने मुसलमानों से संघर्ष नहीं किया। अरब के मुसलमानों ने ही उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, फ्रांस, स्पेन व पुर्तगाल पर अधिकार किया था। उन प्रदेशों के लोग भी तो शीत जलवायु के थे तथा मांस खाते थे, फिर भी वे मुसलमानों से शीघ्र ही परास्त हो गए तथा उनकी संस्कृति का भी मुस्लिम संस्कृति में आत्मसात कर बैठे। भारत में तो मुसलमान विजेता एवं शासक के रूप में सदियों रहे, पर तब भी वे भारत के समस्त हिंदुओं को मुसलमान बनाने में असमर्थ रहे। इसके अलावा वे हिंदू संस्कृति को भी पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं कर सके। यही सही एवं तर्कपूर्ण जान पड़ता है। पश्चिमी देशों के इतिहासकारों ने
मुस्लिम विजय का एक कारण मुसलमानों का हष्ट पुष्ट होना भी बताया है। उनका कहना है कि एक पठान 10 भारतीय सैनिकों के समान होता था, पर उनके इस कथन में कितनी सत्य है यह हम देखते हैं। यह हम पाकिस्तान के साथ लड़े गए पिछले 2 युद्धों 1965 व 1971 की घटनाओं से आंक सकते हैं। इज़राइल के यहूदी तो हमारे मारवाड़ियों की भांति व्यापारी है, परंतु उन्होंने भी आज तक अरब के मुसलमान के वंशजों के छक्के छुड़ा रखे हैं। चारों ओर मुस्लिम देशों से घिरा होने पर भी उसने मुस्लिम देशों की नाक में दम कर रखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पारित कर मुसलमानों के देश फिलिस्तीन को विभक्त कर इज़राइल को मान्यता दे दी है। आज कई पश्चिमी राष्ट्र भी इज़राइल पर दबाव डाल रहे हैं कि वह मुसलमानों के नेता अराफात से समझौता कर ले, परंतु इज़राइल के लोग मुसलमानों से निर्भीक हो, मतलब बिना किसी भी बचाव के वो अपना राज्य चला रहे हैं और फिलीपींस से निरंतर लड़ते जा रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अच्छा योद्धा होना तो शारीरिक संगठन और न शीत जलवायु पर ही निर्भर करता है। अच्छे योद्धा के गुण कुछ और भी ही होते हैं जो भारतीय सैनिकों में सदियों से विद्यमान थे और आज भी विद्यमान है। दक्षिण भारत के मराठा गर्म जलवायु के रहने वाले नाटे कद के होते थे, पर उन्होंने औरंगजेब के नेतृत्व में युद्ध करने वाली मुगल सेना को लोहे के चने चबा दिए थे। स्वयं मुस्लिम इतिहासकार गुलाब नबी तथा हुसैन को यह स्वीकार करना पड़ा कि 10 मराठे 20 से भी अधिक हष्ट पुष्ट पठानों के लिए पर्याप्त है। ये सब लिखते हुए भी हमें यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भारत के हिंदू नरेश तुर्कों से परास्त हुए और परास्त होने के कुछ कारणों तो होने ही चाहिए या कुछ कारण तो अवश्य ही रहे होंगे। आधुनिक युग के विख्यात इतिहासकार सर यदुनाथ सरकार ने भी अपने महान शोध कार्य के उपरांत राजपूत नरेशों की पराजय के कुछ कारण बताए, जो हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट बच्चों, पाश्चात्य धारणा और आधुनिक धारणा पर आपके क्वेश्चन बनता है कि पाश्चात्य धारणा वाले इतिहासकार क्या समझते थे और आधुनिक इतिहासकार क्या समझते थे। इसलिए मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से विस्तार से ये बता दिया है। आगे अपन देखते हैं राजपूत नरेशों की पराजय के और क्या कारण थी। धन्यवाद।